शिक्षार्थियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और 10वीं कक्षा के हिंदी अ पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है। इस विषय का नाम है पद परिचय। पद परिचय एक ऐसा विषय है जो लगभग संपूर्ण हिंदी व्याकरण की नींव पर खड़ा है। साधारण शब्दों में अगर मैं कहूँ तो इस विषय को समझने के लिए लिंग, वचन, कारक, काल का ज्ञान होना तो आवश्यक है ही, साथ ही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात विषयों से अवगत होना भी अनिवार्य है। माना कि विद्यार्थियों के लिए व्याकरण के इन सभी विषयों को एक साथ स्मरण रख पाना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। मैं इन सभी विषयों को साधारण भाषा में समझाते हुए पद परिचय से परिचित करवाऊंगा। पद परिचय को समझने से पहले शब्द और पद को समझना अत्यंत आवश्यक है। शब्द की परिभाषा देखिए, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत वर्णों का सार्थक समूह शब्द बनता है। वर्णों का निरर्थक समूह शब्द नहीं बनेगा। जैसे अगर हम क, ल और म इन तीन वर्णों को जोड़ दें तो तीनों से मिलकर एक नया शब्द बना, वो सार्थक शब्द होगा, वो होगा कलम। और अगर इसी को हम ल क म जोड़ते हैं तो वो लकम बनता है, यह निरर्थक शब्द है। अतः शब्द की जो सही परिभाषा है वो वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है। दूसरा पद है। जब ये शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब वे पद कहलाते हैं। अर्थात वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयोग होगा तो वह पद कहलाएगा, शब्द नहीं होगा। जैसे राम खेलता है, तो राम जब वाक्य में प्रयोग हो जाएगा तो वह पद कहलाएगा। अब आइए पद परिचय पर। वाक्य में प्रयुक्त इन पदों की स्थिति बताना और उनका लिंग, वचन, कारक भेद तथा अन्य पदों से संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं और उनका व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। अब आप कहेंगे, सर ये व्याकरणिक परिचय क्या होता है? जिस प्रकार से आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हैं, अर्थात साक्षात्कार देने जाते हैं, तो आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, परिचय पूछा जाता है, और आप उसमें अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, आप कहाँ रहते हैं, आपकी शिक्षा क्या है, आपके अनुभव क्या हैं, ये सारी बातें आप बताते हो। ठीक ऐसे ही व्याकरण में भी शब्द का अपना महत्व है और उसका अपना परिचय है। जैसे राम शब्द है तो राम को व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा में गिना जाएगा। उसका अपना यह परिचय हो गया कि वह संज्ञा के अंतर्गत आएगा। किस भेद में आएगा, यह बाद की बात है। अब हम शब्द और पद की इस परिभाषा को इन उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। पहला उदाहरण है रोहन। बाकी आगे इसके कुछ नहीं लिखा गया। रोहन शब्द का स्वतंत्र अस्तित्व है, यानी यहाँ मात्र एक ही शब्द लिखा हुआ है, रोहन। तो यह स्वतंत्र अस्तित्व है, ये किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए यह शब्द के अंतर्गत आएगा। दूसरे उदाहरण में रोहन अच्छा विद्यार्थी है,
यहाँ रोहन नाम वाक्य के साथ जुड़ गया है, अतः रोहन शब्द का वाक्य में प्रयोग होने के कारण स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहा, ये अब पद कहलाएगा। अब इसी रोहन का व्याकरणिक परिचय दिया जाए, जैसे रोहन क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर इसका ये व्याकरणिक नाम बता दिया जाए तो वह पद परिचय कहलाएगा। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पद परिचय जैसे विशद विषय के लिए व्याकरण के इन समस्त विषयों को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। इन विषयों को दो भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जबकि अविकारी शब्द होते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अब यह बात महत्वपूर्ण है कि संज्ञा की जानकारी हम किस प्रकार से देंगे। एक उदाहरण मैंने आपको पहले ही बताया था कि राम खेलता है। अगर राम को रेखांकित कर दिया जाए और कहा जाए इसका पद परिचय बताइए, तो राम व्याकरण के अंतर्गत कौन सा शब्द है? वह है संज्ञा। अब संज्ञा का भी कौन सा भेद है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आता है लिंग, तो ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? राम शब्द जो है वो पुल्लिंग है। वचन कौन सा है? एक वचन है। कारक कर्ता कारक है, क्योंकि इस वाक्य में काम को करने वाला राम है, तो ये कर्ता कारक है। और क्रिया के साथ इसका क्या संबंध है ये बताना भी आवश्यक है। इसी प्रकार से सर्वनाम में, विशेषण में और क्रिया में, इन तीनों में ही इनके भेद की जानकारी देना, इनका कौन सा लिंग है, वचन कौन सा है, कारक क्या है और क्रिया के साथ क्या संबंध है, इनकी जानकारी देना आवश्यक होता है। क्रिया के अंतर्गत काल के विषय में बताना बहुत आवश्यक होता है। तो दूसरी ओर अविकारी शब्दों में इनके भेद की जानकारी देना और वाक्य के दूसरे वाक्यांशों के साथ इसका क्या संबंध रहा है वह बताना जरूरी होता है। वार्षिक परीक्षा में संज्ञा विषय पर पद परिचय के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसको जानने से पहले संज्ञा की परिभाषा और उसके भेद को जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम व्याकरण के इस विषय को नहीं जानेंगे तो पद परिचय के अंतर्गत संज्ञा संबंधी दिए गए प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले जानते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या गुण का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। आप ये भली भांति जानते हैं, छोटी क्लासेस से आप यह पढ़ते आए हैं। इसके देखा जाए तो 3 भेद हैं, लेकिन जातिवाचक के अंतर्गत ही 2 उपभेद भी हैं, तो कुल मिलाकर इसके 5 भेद हैं। पांचों की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम, जैसे यहाँ पर मैंने 2 नाम दिए हैं, विधि, वीरेंद्र। दूसरा किसी प्राणी का नाम, ऐरावत, ऐरावत एक हाथी का नाम है। सोना, सोना एक हिरणी का नाम है। ठीक इसी तरह से स्थान का नाम में दिल्ली, जापान या कोई अन्य देश। और ग्रंथ व नदी के नाम में रामायण, गीता, और नदी के नाम में है यमुना। इसी तरह किसी वस्तु विशेष का नाम हल्दी, नमक, चीनी, ये सारे वस्तु विशेष के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। दूसरे भेद में जातिवाचक संज्ञा, इसके अंतर्गत किसी जाति विशेष का बोध कराने वाले शब्द, जैसे मनुष्य, नारी, देश, सोना, चावल, घर, कुत्ता, गाय, ये पूरी एक जाति का बोध कराते हैं। कोई एक विषय संबंधी नहीं है, बल्कि एक पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जातिवाचक संज्ञा के भी 2 उपभेद हैं। सबसे पहला है समुदाय या समूहवाचक संज्ञा।
इसके अंतर्गत कक्षा, सेना, भीड़, सभा आदि आएंगे। तो दूसरी ओर दूसरा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें लोहा, चांदी, सोना, लकड़ी, प्लास्टिक, ऊन, घी, पानी, ऑक्सीजन आदि शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। यह भावों का बोध कराती है, जैसे बचपन, प्यास, लंबाई और बहुत सारे ऐसे शब्द जो इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम पद परिचय के अंतर्गत संज्ञा विषय पर आधारित आने वाले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला वाक्य है अमन छत पर खड़ा है। इस वाक्य के अंतर्गत अमन शब्द को रेखांकित किया गया है और कहा गया है कि इसका पद परिचय बताइए। अमन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर आपको यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिस शब्द को रेखांकित किया गया है सबसे पहले उसका व्याकरणिक नाम आना आवश्यक है। अगर आपने वह नहीं लिखा तो आपके अंक कट जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अमन को व्याकरण के अंतर्गत किस में रखा जाएगा? संज्ञा में। और ये कौन सा भेद है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब अमन छत पर खड़ा है, क्रिया से पता चल रहा है खड़ा है, तो ये अमन क्या है? पुल्लिंग है। एक वचन है या बहुवचन, ये जानना आवश्यक है। तो ये एक वचन है। काम को करने वाला कौन है? अमन है, तो ये कर्ता कारक है। खड़ा है क्रिया का कर्ता, ये भी हम साथ साथ दे सकते हैं। दूसरे वाक्य में देखिए, एवरेस्ट पर चढ़ना आसान नहीं है। ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर एवरेस्ट ये एक पर्वत का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और इसमें ये जानना आवश्यक है कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। एवरेस्ट जो है वो पुल्लिंग है, एक वचन है, और एवरेस्ट पर अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है, अधिकरण में पर। तो यहाँ पर आया है तो कारक कौन सा हुआ? अधिकरण कारक। तीसरे वाक्य में चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। चंडीगढ़ शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि नाम दिया गया है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। इसमें जितनी आवश्यकता होगी उतना ही हमें स्पष्ट करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखनी होगी कि सबसे पहले रेखांकित शब्द का व्याकरणिक नाम, फिर उसके बाद बताइए वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, एक वचन है या बहुवचन, ये जानना आवश्यक होता है। चौथे वाक्य में प्रांजल दूध पी रहा है। दूध शब्द जो है वो जातिवाचक है, क्योंकि दूध जो है वो किसी भी पशु का हो सकता है, वो अनेक प्रकार का हो सकता है। तो जातिवाचक संज्ञा, दूध पुल्लिंग है, एक वचन भी है, और प्रांजल क्या पी रहा है? दूध। तो ये इस वाक्य का कर्म है, अतः यह कर्म कारक हुआ। पांचवें वाक्य में मेरा सामान अलमारी में रखा है। अलमारी भी अनेक तरह की होती हैं, तो ये आएगा किसमें? जातिवाचक संज्ञा में। और अलमारी स्त्रीलिंग होती है। अलमारियां होता तो बहुवचन होती, लेकिन अलमारी है तो ये एक वचन है। में अधिकरण में होता है, कारक होता है अधिकरण में, तो अधिकरण कारक यहां पर आएगा। छठे वाक्य में देखिए, यह लड़की बहुत चालाक है। अब लड़की भी बहुत सारी होती हैं, अनेक तरह की होती हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लड़का शब्द भी जातिवाचक में आता। अब लड़की है तो स्त्रीलिंग है, एक वचन भी है। यह लड़की बहुत चालाक है। चालाक कौन है? लड़की, तो कर्ता कारक है। और यहाँ पर क्रिया है ह क्रिया का कर्ता। सातवां वाक्य है राधा प्रसिद्ध नृत्यांगना है। नृत्यांगना शब्द को रेखांकित किया गया है, तो इसका हम पद परिचय बताते हैं। नृत्यांगना एक जातिवाचक संज्ञा है। अब नृत्यांगना है तो स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है। परिश्रम के बिना धन प्राप्त नहीं होता। अब परिश्रम को रेखांकित किया गया है,
परिश्रम भाववाचक संज्ञा है, ना तो कोई वस्तु है ना कोई व्यक्ति का नाम है, तो यह भाववाचक संज्ञा है। परिश्रम पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है, के बिना करण कारक है। अगला वाक्य है, राजन विश्वास के योग्य नहीं है। इसमें विश्वास शब्द को रेखांकित किया गया है। यह शब्द भाववाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और संबंध कारक है। क्योंकि यहाँ पर के आ गया तो संबंध कारक में का, के, की होता है। इसी तरह से अंतिम वाक्य देखिए, माँ की ममता बच्चे के लिए अमूल्य रत्न है। ममता शब्द को रेखांकित किया गया है, तो ममता शब्द भाववाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है। क्योंकि देखो माँ के लिए प्रयोग हुआ है तो माँ स्त्रीलिंग होती है, तो ममता शब्द भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए यह शब्द भी स्त्रीलिंग है। एक वचन है और बच्चे के लिए यहाँ पर संबंध कारक है, तो यहाँ पर इसकी जानकारी देना भी जरूरी है। अब आपने देखा कि पद परिचय के अंतर्गत संज्ञा संबंधी किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। कोई कठिन नहीं है। सबसे पहले ध्यान दें कि उस शब्द का जो रेखांकित किया गया है उसका व्याकरणिक नाम बताएं और उसके बाद यह बताएं कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तथा बाद में अगर कोई अन्य जानकारी भी उसमें दी जा सकती है तो वह भी अवश्य दें। जिस प्रकार संज्ञा विषय से पद परिचय के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से सर्वनाम के अंतर्गत भी पद परिचय में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा के विषय में जानते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अर्थात हमारा जो नाम है उसके स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द ही सर्वनाम होते हैं, और ये शब्द किसी के लिए भी प्रयोग किए जा सकते हैं। इसके 6 भेद हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके भी 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष होता है अपने लिए जो वक्ता प्रयोग करता है, उन सर्वनामों को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, मेरा, मुझे, मुझको। और मध्यम पुरुष होता है सामने वाले के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द, तू, तुम, आप, तुम्हें, तुम्हारा, इस तरह के शब्द। और अन्य पुरुष में वक्ता और श्रोता किसी अन्य के विषय में जो बात करते हैं वे अन्य पुरुष होते हैं, अर्थात वो उन दोनों के मध्य नहीं होता। जैसे वह, वे। एक उदाहरण द्वारा मैंने बात स्पष्ट की है, वह कहाँ चला गया। अब ये वह कहाँ चला गया जिसकी बातचीत हो रही थी वो यहाँ वक्ता और श्रोता के बीच में नहीं है, ये किसी अन्य व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें शब्द होंगे यह, वह, अर्थात जिससे निश्चित हो जाए कि ये वस्तु मेरी है, किसी और की है, किसी अन्य व्यक्ति की है, तो जिनसे निश्चित हो जाए वे निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे यह मेरी गाड़ी है, अब निश्चित हो गया कि यह मेरी गाड़ी है। वह मेरी पेंसिल है, वे मेरी पेंसिलें हैं। ध्यान दीजिए, वह और वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी थे और वह और वे निश्चयवाचक सर्वनाम में भी हैं। दोनों में अंतर क्या है यहाँ स्पष्ट हो जाएगा वाक्य से ही। वह मेरी पेंसिल है, यानी पेंसिल हमें दिखाई दे रही है और उसकी ओर संकेत करके कहा जा रहा है कि वह मेरी पेंसिल है। वे मेरी पेंसिलें हैं, यहाँ पर वाक्य बहुवचन में प्रयोग हो रहा है, वे मेरी पेंसिलें हैं, यानी यहाँ भी हमें पेंसिल दिखाई दे रही है और उसकी ओर संकेत हो रहा है। दोनों में भेद क्या है? दोनों में भेद ये है कि अन्य पुरुष में वह व्यक्ति या वस्तु हमारे बीच में नहीं होती जिसके हम वर्णन कर रहे हैं, और निश्चयवाचक सर्वनाम में वह वस्तु हमारे समक्ष होती है जिसका हम यहाँ वर्णन करते हैं। तो दोनों में यह भेद है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे इसके अंतर्गत कोई शब्द आते हैं कोई,
कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या। निजवाचक सर्वनाम जो होते हैं जो अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं, आप, स्वयं, खुद। और संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाक्य प्रयोग हो सकता है। सर्वनाम संज्ञा की तरह लिंग के अनुसार नहीं बदलते बल्कि वचन के अनुसार बदलते हैं। अतः सूचना दें कि सर्वनाम एक वचन रूप में है या बहुवचन रूप में। इसको जानने के बाद हम अब यह देखते हैं कि प्रश्न किस रूप में आते हैं। सर्वनाम के पहले भेद पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रश्न इस रूप में आते हैं। पहला प्रश्न है, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। अब मैं जो है वो मेरे लिए प्रयोग हुआ है, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। करता हूँ, करती हूँ होता तो स्त्रीलिंग होता, लेकिन यहाँ करता हूँ तो पुल्लिंग है और एक वचन है, कर्ता कारक है। दूसरा है, हम मंदिर जाएंगे। हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है। जाएंगे, हम बहुत सारे हो गए ना, तो बहुवचन है और कर्ता कारक है। तीसरा, तुम्हारी सभी पुस्तकें मैंने अलमारी में रख दी हैं। अब तू, तुम, तुम्हारी, तुम्हें, तुझको, ये मध्यम पुरुष में आता है, तो यहां भेद हो गया मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम्हारी सभी पुस्तकें, तुम्हारी, अब ये पुस्तकों के लिए प्रयोग हुआ है तो स्त्रीलिंग हो गया और एक वचन है। तुम्हारी सभी पुस्तकें संबंध कारक है। चौथे में, तुम कहां चले गए थे। तुम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये सामने वाले के लिए प्रयोग हो रहा है और पुल्लिंग है। बहुवचन एक वचन का इसमें पता नहीं चलता, तो दोनों आप ऑब्लिक करके लिख सकते हो कि इसका आभास नहीं हो रहा है कि ये एक वचन है या बहुवचन है। पांचवा, आप चुप रहिए। आप, ध्यान रखना, सदैव मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है और आप चुप रहिए, अब ये भी पता नहीं चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, एक वचन है या बहुवचन है। तो यहाँ ये मैं संकेत लिखना भूल गया हूँ इसमें, तो आप ये भी देंगे कि आप चुप रहिए, तो ये एक वचन का प्रयोग इसमें हो रहा है। वह किसी बात का बुरा नहीं मानता। वह, अब यहाँ ध्यान दें, वह जो है किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वह किसी बात का बुरा नहीं मानता, मानती होता तो स्त्रीलिंग होता, मानता है पुल्लिंग, एक वचन है। मानता है क्रिया का कर्ता है, जो क्रिया थी मानता उसका ये कर्ता है। वे अपने देश पर मर मिटे। वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है और वे जो है बहुत सारे हैं, तो ये बहुवचन है और कर्ता कारक है, क्योंकि काम को करने वाले यही हैं। सर्वनाम के अन्य भेदों से संबंधित उदाहरण देखिए। यह ले जाओ, यह निश्चयवाचक सर्वनाम और एक वचन है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का आभास इससे नहीं होता, आप दोनों भी लिख सकते हो, ऑब्लिक करके लिखे जा सकते हैं। वह उठा लाओ, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, एक वचन है। यहाँ भी आभास नहीं होता कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, क्योंकि वह से उस वस्तु का आभास ही नहीं हो रहा है। तीसरा उदाहरण, घंटी बजी है, कोई आया है। कोई, यहाँ पर कोई जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, कोई आया है। कोई आई है तो स्त्रीलिंग हो जाता, कोई आया है एक वचन है। बाजार से कुछ ले आओ, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, हो सकता है स्त्रीलिंग भी हो, तो ऑब्लिक करके आप लिख सकते हो, एक वचन है। कुछ जो है वो कर्म है, तो ये कर्म कारक के अंतर्गत आएगा। वह मकान किसका है,
तो किसका है, यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगा हुआ है। ध्यान दें, जिस शब्द को रेखांकित किया गया है पद परिचय उसी के आधार पर दिया जाना चाहिए। तो किसका प्रश्नवाचक सर्वनाम है और ये मकान पुल्लिंग होता है तो पुल्लिंग है, एक वचन है। वह किसे पीट रही है, किसे, अब प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे पीट रही है। अब किसे में हो सकता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हो सकते हैं, तो ऑब्लिक करके लिखा गया है। एक वचन है और कर्म कारक है। जो अपना सामान नहीं संभालता वह पछताता है। जो वह, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है और यहाँ पर पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, एक वचन आएगा, कर्ता कारक है क्योंकि काम को करने वाला जो। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ भी संबंधवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, जैसा करोगे, और एक वचन है। मैं स्वयं चला जाऊंगा, ये निजवाचक सर्वनाम है, अपने लिए प्रयोग किया गया है, पुल्लिंग भी है और एक वचन है क्योंकि जाऊंगा शब्द है, जाऊंगी होता तो स्त्रीलिंग होता। मां ने अपने घायल बच्चे को तुरंत उठा लिया। अपने, तो निजवाचक सर्वनाम, अपने घायल बच्चे को, तो यहाँ पर अपने लिए प्रयोग हुआ है, मां ने अपने, तो मां के लिए स्त्रीलिंग शब्द आएगा, एक वचन है। अपने घायल बच्चे को संबंध कारक है। तो इस प्रकार से कारक संबंधी प्रश्न अगर परीक्षा में आते हैं तो आप आसानी से उनको लिख सकते हो। मैं मानता हूं कि आप सभी ने व्याकरण के उन समस्त विषयों जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि को पहले ही पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी उन्हें मैं पुनः स्मरण करवा रहा हूं ताकि पद परिचय के अंतर्गत आप कोई भी त्रुटि ना करें। तो अगला विषय है विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसके 4 भेद हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, ध्यान रखें परिमाण है, परिणाम नहीं है, और चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो पहला गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत इसमें आपके गुण अवगुण सभी आ जाते हैं। शब्द दिए गए हैं, अच्छा, ईमानदार, काला, गुलाबी, लंबा, कड़वा। देखिए कड़वा ये गुण तो नहीं हो सकता, अवगुण ही होगा, तो ये भी इसके अंतर्गत आएगा। नमकीन, कठोर, सुगंधित, पूर्वी, बीमार, बूढ़ा, ग्रामीण, भारतीय, प्राचीन, ये गुणों संबंधी विशेषताएं हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। इसमें संख्याएं आएंगी 8, 2 दर्जन, पौने 2, पहला, क्योंकि क्रम में है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, ये भी आएंगे शब्द। 20वां, चौगुना, सभी, सतसई, सतसई होता है 700, प्रत्येक, कुछ, बहुत, हजारों, सैकड़ों। देखो वैसे तो देखा जाए तो इसमें संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वो शायद आपने पहले पढ़ रखे हैं, इसलिए मैंने उसके भेद यहाँ पर नहीं किए। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें नापतोल संबंधी विशेषता का पता चलता है। नापना और तोलना, 4 किलो, 1 तोला, 7 मीटर, यहाँ मापने संबंधी विशेषता है 7 मीटर, कई किलो। अब यहाँ विद्यार्थियों के लिए एक दुविधा होती है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो परिमाणवाचक विशेषण में भी आते हैं और संख्यावाचक में भी। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, कुछ दूध मेरे लिए छोड़ देना। अब कुछ दूध का मतलब है कि ये परिमाण है, क्वांटिटी में है, तो कुछ दूध मेरे लिए छोड़ देना, तो परिमाणवाचक विशेषण। कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, बच्चों को तोला नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता, तो बच्चे जो है वो गिना जा सकता है। अतः कुछ शब्द यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण के लिए प्रयोग होगा। विशेषण का चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण।
सार्वनामिक विशेषण वहाँ होता है जब संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग हो तो वह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे यह पुस्तक, कोई आदमी। अब यह पुस्तक में पुस्तक संज्ञा है और संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आ गया है तो ये सार्वनामिक विशेषण होगा। देखो, परिभाषा में भी कहा जाता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों आ गए, संज्ञा पुस्तक भी है और यह सर्वनाम भी है। तो ये जब दोनों आ जाते हैं तो सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण के भेद के रूप में गिना जाता है। अब इन दोनों में अंतर मैं स्पष्ट कर देता हूं कि सर्वनाम में और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। यह विशाल की पुस्तक है। देखिए, यह विशाल की पुस्तक है। अब पुस्तक के लिए प्रयोग किया गया है यह, और यह निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। दूसरे वाक्य में देखिए, यह पुस्तक विशाल की है। अब यहां पर यह सर्वनाम का प्रयोग पुस्तक के लिए हुआ है तो पुस्तक संज्ञा शब्द है और यह सर्वनाम हो गया। संज्ञा से पहले जैसे ही सर्वनाम आया वह सार्वनामिक विशेषण कहलाने लग जाता है। तो दोनों का भेद आपको यहाँ स्पष्ट हो गया होगा। देखिए, एक बार फिर मैं बता दूं कि पहला निश्चयवाचक सर्वनाम था क्योंकि यह शब्द पुस्तक के लिए आया है। यह विशाल की पुस्तक है, लेकिन पुस्तक कहाँ चला गया? आगे चला गया, उसके साथ नहीं आया। और यहाँ पर यह पुस्तक, पुस्तक से ठीक पहले सर्वनाम आ गया तो यह सार्वनामिक विशेषण में बदल गया। तो आइए अब हम पद परिचय में विशेषण पर आधारित किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करते हैं। पहला वाक्य लीजिए, वीर पुरुष किसी से नहीं डरता। यहाँ पर वीर को रेखांकित किया गया है और वीर पुरुष की विशेषता बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। अब वीर शब्द पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है तो पुल्लिंग है, एक वचन है। पुरुष विशेष्य का विशेषण है। पुरुष विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, और जिससे विशेषता बताई जाती है वो विशेषण कहलाता है। तो पुरुष विशेष्य का विशेषण। दूसरे वाक्य में देखिए, वह पुस्तक मेरे छोटे भाई की है। छोटे को रेखांकित किया गया है, भाई के लिए आया है छोटा शब्द, तो ये गुणवाचक विशेषण है। पुल्लिंग भी है क्योंकि भाई के लिए प्रयोग हुआ है। एक वचन है, भाई अकेला है तो एक वचन है, और भाई विशेष्य का विशेषण है। तीसरा उदाहरण, मुझे 3 किलो दाल चाहिए। 3 किलो को रेखांकित किया गया है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण होता है क्वांटिटी अर्थात मात्रा, इसको तोला जा सकता है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक में आएगा। अगर 3 किलो नहीं होता, कुछ दाल चाहिए होता, तो ये हो जाता अनिश्चित परिमाणवाचक। 3 किलो, किलो शब्द जो है वो पुल्लिंग है और क्रम सूचक शब्द है। क्रम सूचक होता है जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये क्रम में है, तो ये क्रम सूचक शब्द है। दाल विशेष्य का विशेषण। इसी तरह चौथा प्रश्न, माँ के गुणों को पूरी धरती कागज बन जाने पर भी लिख पाना असंभव है। माँ के गुणों को पूरी धरती कागज बन जाने पर भी लिख पाना असंभव है। पूरी, अब धरती के लिए आया पूरी, ये भी परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि धरती को नाप सकते हैं कहाँ से कहाँ तक। स्त्रीलिंग शब्द है, धरती के लिए हुआ है, एक वचन है, धरती विशेष्य का विशेषण है। पांचवा, प्रांजल 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है। 8वीं शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्रम सूचक है, वही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह से ये क्रम सूचक है। स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि कक्षा के लिए आया है, एक वचन है, कक्षा विशेष्य का विशेषण है।
छठे में घटनास्थल पर बहुत भीड़ हो गई। भीड़ के लिए शब्द हुआ है बहुत। ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि यहाँ भीड़ का हमें पता नहीं कितना है। बहुत शब्द जो है अनिश्चित में आएगा। स्त्रीलिंग शब्द है, भीड़ स्त्रीलिंग के लिए आता है। बहुवचन है, बहुत सारे हो गए ना। भीड़ विशेष्य का विशेषण है। सातवां, यह कमीज मेरे छोटे भाई की है। अब यह ध्यान दीजिए, यह के बाद ठीक संज्ञा शब्द है कमीज, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। कमीज के लिए यह प्रयोग हुआ है या वह हुआ है, तो ये हो गया स्त्रीलिंग और कमीज विशेष्य का विशेषण। वह पुस्तक मेरे बड़े भाई की है। वह, और ठीक उसके बाद ध्यान दीजिए पुस्तक शब्द आया है और पुस्तक है संज्ञा। देखिए, अगर सर्वनाम होता तो यहां संज्ञा शब्द नहीं होता। सर्वनाम के बाद यदि संज्ञा शब्द आता है तो वह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो यहां भी यह वह शब्द जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। पुस्तक के लिए प्रयोग हुआ है वह, तो स्त्रीलिंग है, एक वचन है, पुस्तक विशेष्य का विशेषण है। अब हम क्रिया को जानने का प्रयास करेंगे कि इसके कितने भेद होते हैं। नंबर 1, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। इसके दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्म अनिवार्य होता है, जैसे विवान आम खाता है। इसमें क्रिया है खाना। इस खाना क्रिया से पहले क्या लगा दीजिए, विमान क्या खाता है, उत्तर मिल रहा है आम, तो ये सकर्मक हो गई। और उत्तर नहीं मिले तो अकर्मक हो जाएगी। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि क्रिया से पहले क्या लगाना है। पहले क्रिया छांटिए वाक्य में कौन सी है, उसके पहले क्या लगाइए, तो आपको सही उत्तर मिल जाएगा। दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में जैसे नाम से विदित हो रहा है, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। अब क्रिया का दूसरा भेद है संरचना या व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद। इसमें बहुत सारे भेद हैं, जैसे संयुक्त क्रिया। यह दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया होती है। दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी। जैसे उदाहरण लीजिए, किसान ने अनाज बेच दिया। अब यहाँ पर बेचना मुख्य क्रिया है, दिया शब्द और आ गया इसके साथ, बेच दिया। तो ये जो दिया शब्द है यह संयुक्त है, इसके साथ मुख्य क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। संयुक्त माने जुड़ा हुआ है, तो ये बेच दिया दोनों शब्द मिलकर के संयुक्त क्रिया हो गई। दूसरा भेद इसमें सामान्य क्रिया। बच्चों ने सर्वनाम पढ़ा, सामान्य क्रिया है, एकल क्रिया आएगी इसमें पढ़ा। पढ़ा जो है वो मुख्य क्रिया है, इसमें सामान्य क्रिया है। सहायक क्रिया, तीसरा भेद है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, मैंने यहाँ एक उदाहरण दिया है, विधि फल खा रही थी। अब इसमें खा मुख्य क्रिया है और रही थी ये सहायक क्रिया हो गई। मैंने इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, तो ये आप ध्यान से देखना। अगला भेद है रंजक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेष रंगत लाने वाली क्रिया को रंजक क्रिया कहते हैं। जैसे विनीत मलिक को रोना आ गया। अब रोना मुख्य क्रिया है, आ रंजक क्रिया हो गई और गया ये सहायक क्रिया हो गई या संयुक्त क्रिया हो गई। इसके बाद दूसरा उदाहरण लीजिए, वह अधिकतर घूमा करता है। घूमा मुख्य क्रिया, करता रंजक क्रिया और ह सहायक क्रिया।
इसके आगे देखिए अगला भेद है नाम धातु या नामिक क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु या नामिक क्रिया कहते हैं। जैसे दुल्हन सबको देखकर लजा गई। लजा जो शब्द है वो नाम धातु या नामिक क्रिया है और ये बना कैसे? लाज शब्द से लजाना बना है। अगला भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरों से कार्य करवाए उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, अध्यापक छात्रों से निबंध लिखवाता है। लिखवाता, स्वयं नहीं लिखता, लिखवाता है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। अगला भेद है पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया से पहले आएगी। मैं हिंदी का निबंध लिखकर सो गया। अब ध्यान दो, मुख्य क्रिया है सो गया, लेकिन उससे पहले शब्द आया लिख कर। ये लिख कर पूर्वकालिक क्रिया है, यानी पहले घटित हुई क्रिया है। अगला भेद है कृदंत क्रिया। शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़कर बनने वाली क्रिया को कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे वह विषय को रटता है। अब रटना जो है वो क्रिया है, तो रट जमा ता, ता प्रत्यय लग गया इसमें, तो ये कृदंत क्रिया है। अब विद्यार्थियों को मैं यहाँ पर सचेत कर दूँ और ये जानकारी भी दे दूँ कि अधिकतर सकर्मक और अकर्मक इन दो क्रियाओं की ज़्यादा चर्चा रहती है परीक्षाओं में, लेकिन फिर भी इनमें से किसी प्रकार की क्रिया आपको वहाँ नज़र आती है तो आप उसका भेद लिख सकते हैं। पद परिचय के अंतर्गत क्रिया संबंधी प्रश्न इस प्रकार से आते हैं। पहला प्रश्न देखिए, परिश्रम के बिना धन प्राप्त नहीं होता। इसमें होता शब्द को रेखांकित किया गया है और यहाँ पर स्पष्ट है कि धन कर्म के रूप में आया है, तो ये क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाएगी। धन जो है वो पुल्लिंग होता है, प्राप्त नहीं होता। होती शब्द होता तो स्त्रीलिंग हो जाता, तो होता पुल्लिंग और एक वचन है। क्रिया वर्तमान काल में घटित हो रही है तो वर्तमान काल। दूसरा उदाहरण देखिए, कनक ने सुंदर घर बनाया। बनाया रेखांकित शब्द है, सकर्मक क्रिया है क्योंकि यहाँ पर घर कर्म के रूप में आया है, पुल्लिंग शब्द है घर, एक वचन भी है। अब बनाया, वो बनाया जा चुका है तो ये भूतकाल। रमन स्कूल जाता है, अकर्मक क्रिया है। जाना अकर्मक क्रिया होती है। जाना, आना, दौड़ना, भागना, चलना, रोना, सोना, हंसना, चिल्लाना, ये सारी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो इसके अंतर्गत जाता है अकर्मक क्रिया है। अब रमन पुल्लिंग में आता है तो यहाँ पर जाता क्रिया से पता चल रहा है ये पुल्लिंग है, एक वचन है, वर्तमान काल है, वर्तमान काल में घटना हो रही है। मेरा छोटा भाई हंस रहा है। हंस रहा है शब्द को रेखांकित किया गया है, अकर्मक क्रिया है क्योंकि हंसना अकर्मक क्रिया है, और पुल्लिंग है क्योंकि हंस रहा है, रही है होता तो स्त्रीलिंग होता। एक वचन है, छोटा भाई एक ही भाई है तो वो एक वचन है। बहुत सारे भाई होते, मेरे छोटे भाई हंस रहे हैं तो यहाँ बहुवचन हो जाता। हंस रहा है, घटना चल रही है तो वर्तमान काल, इस समय हो रही है। पांचवा उदाहरण देखिए, बच्चों ने पक्षियों को उड़ा दिया। इसमें उड़ा दिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, प्रथम और द्वितीय। तो ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, पुल्लिंग है, बहुवचन है और भूतकाल, यानी उड़ा दिया तो भूतकाल में घटना घटित हो चुकी है, कर्तृवाच्य है। अगर किसी ने वाच्य पढ़े हों तो वहाँ से पता चल गया होगा ये कर्तृवाच्य है, क्योंकि बच्चों ने जहाँ आ गया वो कर्तृवाच्य है। माँ आया से नौकर को खाना खिलवा रही है, ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। इसमें किसी दूसरे से कार्य करवाया जाता है और ये खिलवा रही है तो स्त्रीलिंग है, एक वचन है,
वर्तमान काल है और कर्तृवाच्य है। माँ के द्वारा काम किया जा रहा है तो ये कर्तृवाच्य है। शिक्षार्थियों, पद परिचय संबंधी इस वीडियो के भाग 1 में आपने उन समस्त विषयों को आसानी से समझ लिया होगा जो आपको कठिन लगते हैं। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया संबंधी जितने भी प्रश्न पद परिचय के अंतर्गत पूछे जाते हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब इस वीडियो का भाग 2 अवश्य देखना, क्योंकि उसमें अविकारी शब्दों से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।